अच्छा, जो एफएम और एएम का था वो मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम के नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो डिफरेंस क्या है तो वो तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था, लेकिन कुछ पॉइंट्स है उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जी हमारे सर। पास जो एफएम होता है ना, उस पर नॉइस का इतना इफेक्ट नहीं होता। सी एफएम पे नॉइस का इतना इफेक्ट नहीं होता, जबकि एएम जो होता है वो बहुत इजीली उससे वो हो जाता है, उस वो उसको नॉइस बहुत इजीली उसमें एएम को इफेक्ट करता है, जबकि एफएम को इतना इजीली इफेक्ट नहीं करता। दूसरी बात ये है कि जो एफएम का बैंडविड्थ है दैट इज लार्जर। तो ये एफएम का। एफएम का बैंडविड्थ जो होता है ना वो ज्यादा लार्जर होता है एज कम्पेयर टू एएम। जी सर। सही है। और यहाँ पे तो यहाँ पे जो हमारे पास जो चैनल्स होते हैं ना वो वाइड होते हैं। सही है। जो हमारे पास चैनल्स होते हैं वो वाइड होते हैं। चैनल इसी तरह के हमारे पास जो बिट्स होते हैं ना वो हम आगे भी पढ़ेंगे कि हम एनालॉग से एडीसी में हम क्या करते हैं, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन करते हैं। सही है। तो डिजिटल में हमारे पास फिर बिट्स आ जाते हैं, 1 1 इस तरह, 1 1 0 1 1 इस तरह के बिट्स आ जाते हैं। तो अगर आपके पास चैनल बड़ा होगा तो ये बहुत जी सर। कॉस्टली होगा। आपको मेरी आवाज सही आ रही है? अगर चैनल आपका जी बड़ा होगा, चैनल आपका बड़ा होगा यानी बैंडविड्थ अगर आपके वायर का ज्यादा होगा इस तरह, सही है, तो इट मींस कि आपके बिट्स जल्दी जल्दी ट्रांसफर होंगे। 1 फिर 0 फिर 1 1 1 इस 0, तो ये ज्यादा जल्दी फास्टली ट्रांसफर होंगे। सही है। तो एफएम जी हमारे सर। पास बैंडविड्थ जो होता है वो ज्यादा होता है, लार्जर होता है। और जो हमारे पास एएम होता है उसमें हमारे पास मच स्मॉलर देन एएम होता है। सही है। सॉरी, एएम में जो हमारे पास एफएम बैंडविड्थ मच स्मॉलर देन एफएम। या मच स्मॉलर देन एफएम। अच्छा, जो हमारे पास एफएम में एक नेगेटिव बात यही है कि हमारे पास जो इसमें इक्विपमेंट होते हैं, जो ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, वो बहुत कम्प्लेक्स होता है एफएम में, जबकि एएम में हमारे पास जो इक्विपमेंट होते हैं वो लेस कम्प्लेक्स होते हैं, इतने कम्प्लेक्स नहीं होते हैं। एफएम में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जी, एफएम में ये नेगेटिव बात है, वो कम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। ट्रांसमीटर हो गया, रिसीवर हो गया। अच्छा, ये एक पॉइंट है, ये आप लिख लो, इसको फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एफएम कैन ऑपरेट ऑन सेवरल चैनल ऑन सेम फ्रीक्वेंसी। ये नोट कर लो, एफएम कैन ऑपरेट ऑन सेवरल चैनल्स ऑन सेम फ्रीक्वेंसी। चैनल किसको कहते हैं वो मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, लेकिन आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे फिर उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। AM not possible to operate more channel on same frequency. For AM, it is not possible to operate on more channels on same frequency. जी सर। अच्छा, जो यूजेस हैं इसको हम रेडियो में भी यूज करते हैं, दोनों को। ओके, एफएम भी आप रेडियो में यूज कर सकते हो, एएम भी आप रेडियो में यूज कर सकते हो, टीवी में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में से। और पुलिस के साथ जो वायरलेस होता है, पुलिस वायरलेस, उसमें भी ये एफएम और एएम यूज होते हैं। वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पे। सही है कि आपके रिक्वायरमेंट्स जी। क्या है, तो उनके बेसिस पे हम फिर एफएम और एएम यूज करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम वैसे हमने तो सर वो एफएम ही करेंगे ना, क्योंकि नॉइज वगैरह एएम में ज्यादा आ जाता है, तो एफएम ही ज्यादा उनके लिए इजी होगा। और सेम फ्रीक्वेंसी भी यानी मोर चैनल, एफएम कैन ऑपरेट जी ऑन मोर चैनल ऑन सेम फ्रीक्वेंसी। तो सेम फ्रीक्वेंसी हमारी एक ही होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो जी। उसी फ्रीक्वेंसी पे आप बहुत सारे चैनल्स को भी कर सकते हो। तो इसलिए ज्यादातर यूज भी एफएम ही होता है, ये इन्हीं बातों की वजह से, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से। वैसे ये अगर क्वेश्चन में आ गया कि हम ज्यादातर यूज करते हैं एफएम, एएम क्यों यूज नहीं करते, तो आपके पास ये पॉइंट्स होंगे तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम क्यों यूज नहीं जी करते। सर। वो मेन फैक्टर इसमें नॉइस का है, बस नॉइस का मेन फैक्टर है, और बैंडविड्थ का भी है। ये दो तीन बातें, ये 3 पॉइंट्स जो है ना, नॉइस का, बैंडविड्थ का, और नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट मोर चैनल्स ऑन सेम फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट, और कम्प्लेक्स का भी हुआ। बस ये 4 पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखो। जी। अच्छा, एटेन्यूएशन ये भी हमने पढ़ा था, नॉइस का भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और इसका हमने बाद में करना है। और ये भी हमने पढ़ा था, हमारे पास रिपीटर एम्पलीफायर, रीजनरेटर एम्पलीफायर, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास बाइनरी डिजिट्स हैं, तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है, बाइनरी डिजिट्स हैं। तो शायद ये आपके लिए फर्स्ट टाइम हो, आपने पहले देखे हैं इस तरह के डिजिट्स के? नहीं, नहीं। नहीं देखे आपने, तो इसको थोड़ा सा समझ लो कि इन्होंने किस तरह बनाए। अच्छा, जो हमारे पास बाइनरी डिजिट्स होते हैं ना, तो उसमें जो हमारे पास राइट साइड पे जो डिजिट होता है दैट इज नॉन एज लेस सिग्निफिकेंट। फिगर के दो या नंबर के दो, लेस
सिग्निफिकेंट नंबर के लेस सिग्निफिकेंट नंबर, इसको हम लेस सिग्निफिकेंट नंबर क्यों कहते हैं वो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो जी हमारे सर। पास लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट नंबर जो होगा तो उसको हम हाई सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। अच्छा, जो हमारे पास ये होता है ना, तो ये हमारे पास होता है 1, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है फर्स्ट डिजिट की। सेकंड डिजिट की जो वैल्यू होती है दैट इज 2। थर्ड डिजिट की जो वैल्यू होती है दैट इज 4, 1 2 4। फिर इसके बाद 8 होता है, उसके बाद 16 होता है, फिर 32 होता है। so, लेकिन ज्यादातर हम ये 4 डिजिट तक पढ़ते हैं। सही है, जी तो आपने यहाँ तक इसकी वैल्यूज को याद रखने हैं। तो यहाँ पे देख लो तो 1 इज लेस वैल्यू, इतना वेट नहीं है, इसको हम वेट कहते हैं। सही है कि 0 का वेट 1 है, इसके बाद जो नंबर आएगा उसका वेट 2 है, इसके बाद तीसरे नंबर पे उसका वेट 4 है। तो इसका वेट कम है तो इट मीन दैट इज लेस सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे जैसे आप राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे तो आपका जो वैल्यूज है, जो बाइनरी डिजिट्स हैं, उसका वेट ज्यादा होता जा रहा है। तो इसलिए हम जो लास्ट डिजिट है वो हाई सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। सही है, या डिजिट, हाई सिग्निफिकेंट डिजिट कहते जी हैं। सही है, तो यहाँ पे अगर 4 वैल्यूज ले तो ये आपका हाई सिग्निफिकेंट डिजिट होगा और ये लेस सिग्निफिकेंट डिजिट। ये आपको आएगा, बुक में अक्सर होते हैं लेस सिग्निफिकेंट डिजिट, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, तो ये वैल्यू इसका 1 है। ओके, तो अगर आपने 1 को रिप्रेजेंट करना है तो इसको आपने ऑन करना है और बाकी को आपने 0 करना है, यानी बाकी का जो वेट है उसको आपने 0 करना है और इसको आप 1 कर लो। तो अगर आपने 0 को, जी लेट से मैं 0 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, 0 नंबर जो है 0, उसके बाद 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4, इस तरह चलते जाते। तो 0 तो सबको आपने 0 0 करना है। सही है, जी सारे 0 हो गया। अच्छा 1 के लिए आपने इसको ऑन रखना है, इट मींस बाइनरी है तो बाइनरी में या ऑन होगा या ऑफ होगा। तो इसको आपने ऑन रखना है, बाकी को 0 कर लो, तो ये आपके इस तरह हो जाएगा 0 ये 1 हो जाएगा 0 0 0। 1। 2 के लिए आपने इसको ऑन रखना है, बाकी को ऑफ कर लो, तो ये दिस विल बी 0 0 1 0। 3 के लिए क्या करना है? 0 1 0 0। 0 1 0 0, नहीं, ये 4 है, अगला तो 4 है। अच्छा नहीं, 3 के लिए करेंगे 0 0 1 1। 0 0 1 1, गुड, 0 0 1 1। 4 के लिए 0 1 0 0। 0 1 0 0। 5 0 1 0 1। 0 1 0 1। 6 6 हो गया 0 1 1 0। या 0 1 1 0 1 1 0। 7 0 1 1 0 1 1 1। 1 8 8 के लिए 1 0 0 0। 9 1 0 0 1। 10 1 0 1 0। इसी तरह आपने फिर 11 का भी करना है, 12 का, 13 का, 14, 15 का क्या होगा? 15 होगा 1 1 1 1 1। नहीं, जी 8 9 10 11 12 13 14 15। नहीं 1 1 1 0। 1 1 1 0, तो 8 9 10 11 12 13 14 हो जाता है वो। नहीं 8 प्लस 4। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है 12 13 तो 14। 1 हाँ 1 1 होगा। जी, तो चारों 1 15 तक करते हैं। तो एक्चुअली इन्होंने 15 तक क्यों किए हैं ये भी आपके माइंड में आएगा कि हम तो नॉर्मली जो वैल्यू यूज करते हैं वो 0 से लेकर 9 तक यूज करते हैं, उसके बाद रिपीटिशन होता है। यहाँ पे 0 0 था, यहाँ पे अगर आप देख लो तो ये 0 0 था। ओके, फिर इसके बाद दोबारा रिपीट हो रहा है 0 से, यहाँ पे देख लो तो 0, फिर 1 2 3 4 5, लेकिन ये 0 हम 1 कर देते हैं। फिर इसी तरह 6 7 8 9, और यहाँ पे 1 1 1 1, फिर यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं और इसको फिर 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास जो डिजिट होते हैं वो चलते जाते हैं अप टू 100। सही है, फिर उसके बाद भी अप टू इंफिनिटी। सही है, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम 15 तक क्यों कर रहे हैं? तो एक्चुअली हमारे पास जो कंप्यूटर होते हैं ना वो हेक्साडेसिमल तक जाते हैं। वैसे जो हमारा जो माइंड काम करते हैं वो तो अप टू डेसिमल काम करते हैं। हम कहते हैं 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 9 तक होता है, फिर 10, ठीक है, फिर 0 हो जाता है, यानी 9 तक होता है, फिर 0 हो जाता है, फिर 1 2 3 से स्टार्ट ले लेता है। हम तो यही समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर अप टू 15 तक समझता है। कंप्यूटर कहता है कि 15 के बाद फिर क्या होता है, 15 के बाद फिर इस तरह होगा 2 0
2 1 2 2 2 3, फिर इस तरह चलते जाओ 2 9, इसके बाद क्या होगा 2, इसके बाद क्या होगा 2930 30 होता है, लेकिन कंप्यूटर इस तरह नहीं करता। कंप्यूटर एक्चुअली यहाँ पे 9 के बाद ए होता है हेक्साडेसिमल में, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है, ये ई होता है और ये एफ। तो ये कंप्यूटर 10 को एस समझता है, 11 को बी समझता है, 12 को सी समझता है। अच्छा, ये इन्होंने इसलिए नहीं किया, ये इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, तो इन्होंने इसलिए ए बी सी डी यहाँ पे नहीं लिखा, सही है। तो उन्होंने बस सिंपल 10 11 12 13 14 15 तक। लेकिन बाइनरी जो होता है ना, बाइनरी, ये कंप्यूटर हम यहाँ तक क्यों जाते हैं, यानी इन्होंने लास्ट डिजिट यहाँ तक क्यों लाए, तो उसका मैं आंसर कर रहा हूँ यहाँ पे। इन्होंने यहाँ तक क्यों वाइंड अप नहीं किया, आपके बुक में क्यों यहाँ तक आ गया। तो वो वैसे जो हमारे पास कंप्यूटर होता है ना, वो इस तरह होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंप्यूटर कहता है कि 9 के बाद 10 नहीं होता, 9 के बाद ए होता है। कंप्यूटर ए को 10 समझता है, यानी कंप्यूटर का ए जो है ना, वो हमारा माइंड जिस पे काम करता है, हम कहते हैं वो 10 है, कंप्यूटर कहते हैं वो ए। बी, इसको बी समझ है, सी डी ई एफ, फिर वो 0 हो जाता है, तो 2 हो जाता है, 1 2 3 4 इस तरह, फिर 9, तो यहाँ पे फिर वो 2 ए 2 बी 2 सी 2 डी 2 ई 2 एफ 2 एफ, तो इस तरह फिर वो 3 0 से स्टार्ट ले लेते हैं। तो कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि आप एनालॉग से डिजिटल में किस तरह कन्वर्जन कर सकते हो। तो एडीसीज को कहते हैं, ओके। तो ये इन्होंने एनालॉग सिग्नल है आपके पास, है ये। तो यहाँ पे 0 पे 8 है, तो इन्होंने 8 लिख दिया। फिर इन्होंने यहाँ पे किया, इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं, सही। इसको हम कहते हैं कि सैम्पलिंग हम कर रहे हैं, यानी हमने यहाँ पे कर लिया, उसके बाद हम 125 पे सैंपल कर रहे हैं, 125 पे 12 वैल्यू आ रहे हैं। फिर 250 पे इन्होंने सैंपल कर दिए, तो वो 16 14 आ रहे हैं, सही है। फिर 300 to 12 आ गया, फिर 500 पे 8 आ गया, सही है। फिर 625 पे ये वैल्यू आ गया 3, सही है। तो इसी तरह इन्होंने डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, एनालॉग से डिजिटल में। ये आपको ये समझा रहे हैं कि हमारे पास एडीसी किस तरह काम करते हैं। तो ये सैम्पलिंग के बाद फिर 8 को इन्होंने बाइनरी में लिख लिया है कि बाइनरी में 8 ये वैल्यू होता है, सही है। बाइनरी में अगर 8 को आप कन्वर्ट कर लो तो आपका 8 0 0 0 1 होता है, तो 0 0 0 1। फिर 12 को इन्होंने 1 1 0 0, फिर 14 को 1 1 1 0, फिर 12 को 1 1 0 0, सही है। तो इसी तरह तो फिर इन्हीं वैल्यूज को फिर वो वायर में ट्रांसमिट करते हैं, सही है। To convert analog signal into digital instantaneous voltage at regular interval are recorded. See, regular interval once 0 से 125 फिर 125 से 250 is the regular interval. The instantaneous voltage is converted into a binary number. इसको binary number में फिर convert कर दिया. Binary number is called a bits. तो ये सारे आपके पास bits आ गए, सही है। This signal is sampled. इसको sample कहते हैं after every 125 microsecond. तो after every 25 microsecond ये sample कर रहे हैं, सही है। ये signal कंप्यूटर का कहते हैं, यहाँ पे 0 पे वैल्यू ले लेते हैं, फिर रेस्ट पे चले जाते हैं। 125 माइक्रोसेकंड के लिए कंप्यूटर रेस्ट पे चले जाते हैं, फिर वो वैल्यू उठा लेता है। फिर नेक्स्ट 125 माइक्रोसेकंड के लिए कंप्यूटर रेस्ट पे चले जाते हैं, फिर उठ के वो एक वैल्यू उठा लेते हैं। फिर इसी तरह 125 माइक्रोसेकंड के लिए वो रेस्ट पे चले जाते हैं, फिर उठ के वो एक वैल्यू ले लेते हैं। तो इसी तरह के सैंपल आ जाते हैं, सही है। तो इसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और आपके पास ये आता है। And is converted to, and the signal is converted into serial and transmitted at an interval of 125 microsecond. तो फिर क्या होता है, ये आपके पास 8 आ गया, ओके। तो फिर क्या होता है, इस तरह होता है ना कि हमारे पास वायर होता है, तो यहाँ पे एडीसी लगा हुआ है और 4 बिट्स हैं, तो मैं 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, 4 चैनल बना लेता हूँ, सही है। तो एडीसी क्या करता है, ये एनालॉग सिग्नल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 के लिए क्या आ गया 1 डिजिटल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 0 0 0, सही है। तो इसको कंप्यूटर पुश कर लेगा, सही है। कंप्यूटर इसको अलाउ कर लेगा कि आप चले जाओ, इससे वो चले जाएंगे, सही। उसके बाद कंप्यूटर 125 माइक्रोसेकंड के लिए किसी को नहीं छोड़ेगा। ये इसी तरह है कि यहाँ पे गेट कीपर खड़ा हुआ है, सही है। वो 4 बिट्स को अलाउ कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो 125 माइक्रोसेकंड के लिए स्टॉप हो जाते हैं। फिर आफ्टर 125 माइक्रोसेकंड वो फिर इस
तो ये बिट्स चले जाते हैं, फिर इस तरह बाकी बिट्स जाते हैं। ठीक है, तो इसी जी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, तो डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, तो इसी तरह होता है कि हमारे पास जो कॉर्नर होता है यहाँ पे एंड में, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर है, सही है, यहाँ पे मैं आपने यहाँ से बात कर ली, सही है, यहाँ पे आपका माइक है, आपने बात कर ली, यहाँ पे एक रिसीवर है, सही है। तो रिसीवर यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे जी DAC लगा होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, सही है, वो लगा हुआ है। वो फिर क्या करता है, वो इन बिट्स को रिसीव कर लेते हैं, ये जो सारे बिट्स हैं, इनको रिसीव करने के बाद वो फिर इसी तरह ये वो तो वापस एनालॉग में हो जाता है। जी, वो उनको वो उसका ऑपोजिट है, जो ऊपर हम कर रहे थे उसका ऑपोजिट है। तो हमने पहले ही एनालॉग को डिजिटल में क्यों किया, हम उसको रहने देते हैं एनालॉग में, अगर दोबारा एनालॉग में करना था। नहीं, एनालॉग से फिर हम डिजिटल में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल, वो डिजिटल सिग्नल्स को वो प्रोसेस करता है, उसको समझते हैं, सही, जिस तरह मैंने लास्ट में आपको बताया था जी, कि हमारे तो पास दोबारा फिर एनालॉग में क्यों किया, जी। फिर दोबारा एनालॉग में क्यों लेकर आए हैं फिर। अच्छा, इसको हम डिजिटल में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे पास जो होते हैं ना, वो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इसका, कि हमारे पास इसका इफेक्ट जो होता है वो कम होता है डिजिटल पे, एनालॉग पे इतना इफेक्ट नहीं होता। जो हाँ हमारे ठीक। ट्रांसड्यूसर होते हैं वो ज्यादातर हमारे पास उसमें होते हैं, क्या कहते हैं, वो एनालॉग से डिजिटल में, एनालॉग में होते हैं। तो फिर उसको हम फिर वो करते हैं, डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। और डिजिटल में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो एनालॉग सिग्नल होता है ना, वो हमारे पास इजीली नॉइस उस पर इजीली इफेक्ट करता है, जबकि डिजिटल पे हमारे पास जी नॉइस इजीली इफेक्ट नहीं करता। क्यों नॉइस इजीली इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको पूरी जितने भी टाइम होता है ना, फॉर ऑल इंटरवल ऑफ टाइम, जितने भी टाइम्स हैं वहां पे आपको ये वैल्यू देता है। ऊपर अगर आप देख लो तो यहाँ पे हमारे पास जीरो पे वैल्यू दे रहे हैं, फिर यहाँ पे भी आपको वैल्यू दे रहे हैं, फिर यहाँ पे भी दे रहे हैं, फिर यहाँ पे भी दे रहे हैं, फिर यहाँ पे भी दे रहे हैं। लेकिन डिजिटल में हमें एक वैल्यू यहाँ पे होता है, 8 होता है, तो इसको वो 8 को छोड़ देते हैं। 8 बिट्स जो होते हैं ना, 1000, 8 विच इज इक्वल टू 1000, उसको अलाउ कर देते हैं, तो वो जी चले जाते हैं। उसके बाद फिर रेस्ट में आ जाते हैं। इट मीन्स के दरमियान में कोई वैल्यूज नहीं है, एनालॉग में वैल्यूज होते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो 125 माइक्रोसेकंड के बाद बाकी लोगों को भेज देते हैं। इस तरह होते हैं ना, वो कतार में लगे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर जब फीस सबमिट करना होता है, वो बंदों को अंदर बैंक में छोड़ देते हैं, तो फिर वो अपना काम करने के बाद और स्टूडेंट्स चले जाते हैं अंदर। तो इसी तरह ये हमारे पास जो नॉइस का इफेक्ट होता है ना, वो कम होता है डिजिटल पे एज कम्पेयर टू एनालॉग। जी सही है, तो इसी तरह। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो एनालॉग है, इसको प्रोसेस करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू डिजिटल। डिजिटल को हम बहुत इजीली प्रोसेस कर सकते हैं, जबकि एनालॉग के इतना इजीली हम प्रोसेस नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि एनालॉग को स्टोर करना दैट इज इम्पॉसिबल, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, जबकि डिजिटल को हम फिर स्टोर कर सकते हैं इजीली, ठीक है, बाइनरी में। तो ये 3 बातें हैं, इसकी वजह से हम ये कन्वर्जन करते हैं। एंड में फिर हमारे पास जो बात आ जाती है कि हमारे पास जो आउटपुट जो हम लेते हैं, सही है, जो हमने आउटपुट लेना है वो हम एनालॉग में फिर वो काम करते हैं, क्योंकि ट्रांसड्यूसर जो होते हैं ना, वो एनालॉग पे सही है। जो हमारे पास जो ट्रांसड्यूसर होते हैं, जो टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड, ये सारे जो होते हैं ये एनालॉग में होते हैं, सही है। एनालॉग में होते हैं क्योंकि आप अभी मैं बात कर रहा हूँ, सही, साउंड है मेरा, तो मैं कंटिन्यूसली लगा हूँ, मैं इस तरह नहीं लगा कि कुछ मिनट के लिए मैं बात कर रहा हूँ फिर स्टॉप बात करता हूँ। तो इसी तरह नहीं होता, जितने भी आपके बाहर या टेम्परेचर को आप देख लो, टेम्परेचर ऐसा नहीं होता वो 25 डिग्री सी आपको पूरे इंटरवल के लिए, वो ऐसा नहीं होता कि 25 डिग्री सी फिर कुछ इंटरवल के लिए वो जिस तरह यहाँ पे डिजिटल में, यहाँ पे आपको 25 डिग्री सी, फिर वो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको 30 दे देगा, फिर 0। तो इसी तरह तो नहीं होते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास जितने भी आउटपुट होते हैं ना नेचर में, जो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, साउंड एक्सेट्रा, वो सारे हमारे पास एनालॉग में होते हैं, वो कंटिन्यूस होते हैं, वो डिजिटल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इसलिए हम ये ADC और DAC यूज करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, वो कन्वर्टर लगा होता है, सही है। तो इन्होंने 1000 को अलाउ कर लिया, तो वो यहाँ से जा रहे हैं, सही है। वो यहाँ पे DAC ने उसको रिसीव कर लिया 1000। अच्छा, इसके बाद जो बिट्स हैं वो आएंगे, लेकिन वो कितना टाइम लेंगे, वो 125 माइक्रोसेकंड टाइम लेंगे, सही है।
इसके बाद जो वैल्यू होगा वो 1100 होगा, 1100। सही है। तो यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं, ये पिक कर लेते हैं, वैल्यू को पिक कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 8। तो ये यहाँ पे 0 पे 8 आ गया, तो वो 8 ही रहता है। सही है, 8 रहता है। कब तक 8 रहता है? जब तक आपको दूसरी वैल्यू रिसीव नहीं होती। तो आफ्टर 125 माइक्रोसेकंड, 125 माइक्रोसेकंड फिर अगला आएगा, अगला वैल्यू आ जाते हैं, तो वो इसको रिसीव कर लेते हैं और उसको अपने साथ रख सकते हैं। सही है। इसी तरह फिर वो वेट करेगा 125 माइक्रोसेकंड, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो दिस वन 1110 एंड दैट इज इक्वल टू 14। तो वो फिर 14 पे चले जाते हैं, फिर वेट करते हैं, फिर इस तरह। तो इसी तरह का एक कर्व बन जाता है जो कि कंटिन्यूस नहीं है। ये आप देखो तो डिजिटल फॉर्म है। सही है। तो इसी तरह फिर हम कन्वर्जन करते हैं, आउटपुट हम देखते हैं जी। अच्छा, सो आपको क्या लग रहा है, ये सिग्नल सही हो गया? यानी ओरिजिनल ये जो सिग्नल, एंड पे हमने कन्वर्ट किया है, ये ओरिजिनल सिग्नल ये था जो हमारे पास, जो आपका जो वॉइस था ना, जो आप बोल रहे थे यहाँ पे, वो ये था। जी उसका फॉर ये एग्जाम्पल, था। आप यहाँ पे रूम में बैठे हो, आपने रेडियो स्टेशन में लगे हो, तो आपका ये सिग्नल जा रहा था माइक में। सही है। लेकिन वहां पे जो आउटसाइड पे जो लोग बैठे थे, उन्हें ये सिग्नल मिल रहा है। तो ये कुछ मैच कर रहे हैं उसके साथ? नहीं कर रहा। सही है। तो इसमें एरर होगा थोड़ा सा। तो इस चेंज को हम किस तरह कम कर सकते हैं? आपके माइंड में क्या आ रहा है? ये अब हमने एनालॉग में वापस कन्वर्ट कर दिया है, ये डिजिटल वाला ही है। ये एनालॉग में हमें कन्वर्ट कर दिया, ये डिजिटल को हमने एनालॉग, DAC, डिजिटल एनालॉग कन्वर्ट है। सही है। यानी आपको आउटपुट में ये मिलेगा। सर अब एनालॉग का वापस हमने एनालॉग कर तो दिया है, तो अब लेकिन उसी तरह और नहीं है सही ना, जिस करके तरह था, नॉइज कम करेंगे, जिस तरह नॉइज आ रहा हमारे है बीच पास, में। नहीं, जिस तरह था वैल्यू उसी तरह तो नहीं है। यहाँ पे आप देख लो तो हाँ डिफरेंस जी, है, काफी डिफरेंस है। सही है। वो इसी तरह इस तरह जा रहे हैं, और वो तो उस तरह स्मूथ है। तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? इस फिगर को देख लो, शायद आपके माइंड में कुछ आ जाए कि एक वैल्यू मुझे रिसीव हो गया, मैं अभी वेट कर रहा हूँ 125 माइक्रोसेकंड, तो दूसरा वैल्यू जब आएगा तो मैंने इसी को मेंटेन रखना है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें उसकी, टाइम कम लगेगा। जी, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, या इस तरह कर लें कि सैम्पलिंग कर लें। सही है। सैम्पलिंग मीन्स के सैम्पलिंग ज्यादा कर लें। ये होता है ना, वो आपको कहते हैं कि आपके पास ये सिग्नल है, इसकी आपने इतनी सैम्पलिंग करनी है, तो फिर वो आप इक्वल इंटरवल पे सैम्पलिंग कर लेते हो। तो अभी कितनी करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ तक आपने 9 सैम्पलिंग करनी है। लेट्स से इसको हम 18 कर लेते हैं। 18 में क्या होगा? यहाँ मिड में एक आ जाएगा। ज्यादा जल्दी जी, ज्यादा हो गया, सैम्पलिंग हमने ज्यादा करनी है। सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 सैम्पलिंग अब आ गई। सही है। तो अब क्या होगा? अब आपकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे कुछ इस तरह होगी, इस तरह होगी, इस तरह शायद हो जाए, ये मिड में थोड़ा सा इस तरह हो जाए, यहाँ पे इस तरह हो जाए, थोड़ा सा इस तरह। अब आपकी जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह होगी कि यहाँ मिड में इस तरह के वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। इस तरह के वैल्यू होंगे। सही है। यानी आपके पास जो नेट वैल्यू आएगा वो इस तरह आएगा। यहाँ ये मतलब बिल्कुल उसके जैसा तो नहीं हुआ, लेकिन बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा। उसी जैसा तो नहीं आएगा। वो आप अगर इनफाइनाइट कर लो सैम्पलिंग, आपको वो कह दे कि आप इनफाइनाइट सैम्पलिंग ले लो, अब फिर वो तो बिल्कुल वैसा आ जाएगा। तो फिर वो आ जाता है। लेकिन वहां पे फिर एरर के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि एक बिट पहुंचेगा नहीं, उसके बाद दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, तो फिर इस तरह वो कम्प्लेक्सिटी होगी, तो एरर के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं। जी। तो क्योंकि आपके बाइनरी में अगर एक डिजिट भी फ्लिप हो गया, अगर रास्ते में एक डिजिट भी फ्लिप हो गया, तो वो वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। लेट्स से ये डिजिट फ्लिप हो गया, तो ये क्या वैल्यू हो गई? 1101, ये 13 पे चला गया। तो इसी वजह से आप ज्यादा सैम्पलिंग की तरफ भी नहीं जाना, बहुत ज्यादा सैम्पलिंग, इनफाइनाइट सैम्पलिंग की तरफ भी नहीं जाना। सही है। तो ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, एटलीस्ट लोगों को समझ आएगा कि आप क्या कह रहे हैं। Okay, the first value add continues till. अच्छा, like this, a new analog waveform is produced to improve the signal, increase the frequency of sampling.
जिस तरह आपने अभी कहा reduce sampling time. reduce sampling time, सही है, take more bits per second, per second. सही है, ज़्यादा बिट्स लेना, यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी इज या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, तो साइकिल क्या होता है, वो बिट्स ही होते हैं, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, इसका हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं 1/t। जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये थोड़ा सा आप समझ लो कि ये आपका, हम नॉर्मली कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, ये एक्चुअल में आपका फ्रीक्वेंसी होता है ना, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। लेकिन 1/t हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल का कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस है, दिस इज जस्ट ए नंबर, तो इसलिए वो हम कहते हैं f इज इक्वल टू 1/t, लेकिन ये एक्चुअली नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम होता है, सही है। और नॉर्मली हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल, तो हमारे पास जो एक ही साइकिल को हम लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि एक साइकिल कितना टाइम लेगा। नॉर्मली जब आप फ्रीक्वेंसी यूज करते हो तो कहते हो कि एक साइकिल, दिस इज 1 साइकिल, तो ये एक साइकिल कितना टाइम ले रहा है, तो हम उसको 1 कर लेते हैं, नंबर ऑफ साइकिल को हम 1 कर लेते हैं, और पर यूनिट टाइम कितना टाइम ले रहे हैं, तो टाइम यहाँ पे तो उससे हम फिर वो फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आप यहाँ पे आ जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, an analog signal is sampled at a frequency of 5.0 kilohertz. Each sample is converted into 4 bits number and transmitted as a digital signal. Figure 10.1 show part of the digital signal. तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है most significant bit, आपको समझ आना चाहिए कि what is mean by most significant। अच्छा, तो इसके बाद इन्होंने कहा है कि on the axis of figure 10.2 sketch a graph to show the variation with time t of this final analog signal। तो ये तो आपने ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं, लेकिन आप इस तरह कर लो कि इनको पहले कन्वर्ट कर लो, दिस इज 2 ये 4 5 10 ये 10 15। मोस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब होगा कि सर वो सबसे लाउड है, क्या था वो? नहीं, मोस्ट सिग्निफिकेंट का कोई वो नहीं है, इट मींस कि इसका वेट ज्यादा होता है, दिस 1 2 4। अच्छा, ये इन्होंने इसलिए लिखा है कि आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, यानी आपने यहाँ इसको 1 कहना है, इसको 2 कहना है, इसको 4 कहना है, और उसके बाद 8 कहना है, ये इन्होंने इसलिए आपको लिखा है। अगर वो कह दें कि दिस डिजिट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट यहाँ से लेना है, 1 2 4 8 होगा, सही है, तो इसका यही होता है, इन्होंने इसलिए आपको मेंशन किया। अच्छा, तो अब सिंपल आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी उन्होंने आपको दी है 5.0 किलोहर्ट्ज, तो इट मींस कि आपने टाइम को कितना रखना है, 1/5, दैट इज इक्वल टू 0.2 मिलीसेकंड, 0.2 मिलीसेकंड आपने रखना है। तो 2 हो गया, ओके, ये आपने सही ड्रॉ किया, दैट इज 2, फिर 5, फिर 10 यहाँ आएगा, ओके, ये ऊपर आएगा, दिस इज 15, ओके, this is 4, okay, 2, this is 3, 10 15 4, सिंपल, इसी तरह आपने ड्रॉ करना है। समझ आ गया आपको? जी सर। ये टीचर ने ड्रॉ करवाया था या आपने खुद ही किया था? सर मतलब क्लास में समझा के फिर उन्होंने कहा था कि करो, लेकिन वो ऐसा जो पूरी क्लास में हो रहा होता है, तो आप देख रहे थे स्टूडेंट? नहीं सर, मतलब वो ग्राफ तो खुद बनाने ही नहीं, ये मैंने खुद ही बनाया था, ये इजी था। अच्छा, इजी था, आपको आता था? हाँ जी। तो आप पहले बता देते, मैंने इतना वो क्यों इसको एक्सप्लेन कर रहा था। तो वो काफी दिन पहले किया था, मुझे लगा था। अच्छा, suggest 2 ways in which the reproduction of the original analog signal could be improved, तो सेम है। वहां पे मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन किया क्योंकि आगे क्वेश्चन आ रहा था, सही है, कि हमारे पास ये डिफरेंस क्यों आ रहे हैं, वहां पे हमारे पास एनालॉग है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस क्यों आ रहे हैं। तो उधर एक स्कूल में ना सर हमें ज्यादा मुश्किल तरीके से उन्होंने सिखाया था ना, 2⁻0 2⁻2 वो वाला किया था। नहीं, वो नहीं, ज्यादा मुश्किल है वो नहीं, उससे भी हो सकता है करवाया था, और वो तरीका है इसका, लेकिन वो थोड़ा लंबा था, मतलब उसको वो लंबा भी है, दूसरी बात ये है
मुश्किल भी है वो, उसमें स्टूडेंट जी कंफ्यूज होते ये हैं। वाला ज्यादा जी जी, वही उसमें ये बहुत वाला ज़्यादा ज्यादा स्टूडेंट इजी कंफ्यूज है होते हैं। जी बस आपने जस्ट वेट को याद रखना है और वेट के अकॉर्डिंगली हमने भी इस तरह किया था, बस वेट को याद कर लो, वेट के अकॉर्डिंगली आप बस बता दिया करो। और ना ही ये इस तरह पूछते हैं आपसे कि इसको आप इसका वैल्यू क्या होगा, बस वो सिंपल आप इस तरह अगर वो इस तरह प्रॉपर पूछते जी हैं और उसके मार्क्स भी ज़्यादा हो तो फिर आप उस तरह कर लिया करो। वो सिंपल है, 2 की पावर 0 हो जाएगा तो जी वो 2 की पावर 0 इज़ जी इक्वल टू 1, 2 की पावर वन 1 हो जाएगा तो दिस इज़ 1 2, जी इसका 2 की पावर लेकिन वो सोचने वाला ज्यादा था तो वो मुझे हाँ, यहाँ पे वो क्लास में सोच ज़्यादा था, रहा था तो बस आप इस ये तरह ज्यादा इजी फ्लो है याद कर लो, 1 2 4 जी 8 16 32 इस तरह जी फ्लो याद कर लो, तो बस उसी के अकॉर्डिंग फिर आप कर दिया करो। जी सर अच्छा फिर अच्छा तीसरा मतलब शो द वेरिएशन विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर P of a radio signal। अच्छा इन्होंने आपको ग्राफ दिए हैं, स्टेट द नेम ऑफ टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन ऑफ दिस रेडियो सिग्नल। तो P इज द एम्पलीट्यूड, तो मॉड्यूलेशन कौन सा है? ये डिजिटल है नहीं मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनालॉग मॉड्यूलेशन, दूसरा आपके पास होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन। सॉरी ये डिजिट नहीं, एक आपके पास होता है एफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दूसरा आपके पास हाँ ठीक होता है है एम्पलीट्यूड ये है मॉड्यूलेशन। एम ये एम मॉड्यूलेशन है जी एएम होगा हाँ क्योंकि ठीक है एम्पलीट्यूड इसमें चेंज हो रहा है। जी अच्छा द कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। नेम उसका एफ नॉट एफ नॉट, एफ नॉट एफ नॉट नहीं किया था हमने जी वो हमने तो पहले किया और था। वो जो सा था ये माइनस हो गया और वो प्लस हो गया दिस इज एफ सी, कैरियर फ्रीक्वेंसी। जो कैरियर फ्रीक्वेंसी ठीक होगा ना, कैरियर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी वो एफ सी होगा, ये मेड वाला। ठीक ठीक द कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 45 किलोहर्ट्ज एंड 55 किलोहर्ट्ज। तो ये क्या होगा? साइड बैंड्स साइड साइड बैंड बैंड्स, इसको आप साइड बैंड्स साइड कह बैंड दो। जी सर स्टेट द बैंडविड्थ ऑफ द रेडियो सिग्नल। तो रेडियो सिग्नल का बैंडविड्थ क्या होगा? 50 माइनस 45 और 50 प्लस 55 ये था नहीं वो हमने आपको याद है, वो हमने 45 55 माइनस 45 जी F2 माइनस F1 हमने किया था वो तो पहले। 10 F2 is 55 minus 45, so that is 10 kilohertz। 10 अच्छा, on the axis of figure 10.2 sketch a graph to show the variation with time t of the signal voltage of figure 10.1। तो क्या होगा यहाँ पे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गई है। इसमें हमने क्या करना है, एम्पलीट्यूड को चेंज करना है और इसी तरह करना है कि जो हमारे पास जो ऑडियो सिग्नल है, ओके ऑडियो, ऑडियो का क्या होगा यहाँ जी पे, सर उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? हमारे पास जो एफ सी माइनस एफ ए that is equal to 50। एफ ए 55 होगा ऑडियो नहीं ऑडियो फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास था एफ सी माइनस एफ ए, दिस इज एफ सी, जी so that is equal to 45। so your fa will be equal to 50 which is fc, this will be come over here, that will be equal to 45, so your fa will be equal to 5। ये हमारे पास था, हमने ये पढ़ा था ना कि हमारे पास जो ये है, दिस इज fc, दिस इज जी fc माइनस एफ fa ए एंड दिस इज fc प्लस fa। सी प्लस एफ ए तो इसको आप ले लो, आपकी मर्जी है। दोनों से सेम आंसर आएगा।
तो एफ ए मेरे पास आ गया 5 किलो हर्ट्ज। जी और जो था वो 50 किलो हर्ट्ज था। कैरियर वेव मेरे पास 50 किलो हर्ट्ज था और ये 5 किलो हर्ट्ज आ गया। तो इट मीन्स कि मेरे पास जो टाइम होगा कैरियर वेव का टाइम पीरियड वो हो जाएगा 1/5 200 माइक्रोसेकंड। Yes, 200 माइक्रोसेकंड। समझ आ रहा है आपको? जी सर नहीं? जी सर आ रहा है। ओके, 200 माइक्रोसेकंड होगा। और जो कैरियर वेव होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा टाइम होगा दैट इज इक्वल टू 20 माइक्रोसेकंड। 1/50 हो जाएगा। 3 मिनट में दरवाजा देता हूँ। जी सर तो 20 माइक्रो सेकंड हो जाएगा। Yes, that will be equal to 20 माइक्रोसेकंड। और ये जो दूसरा है इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो वो -5 हो जाएगा ना जब हम FC माइनस FA लेंगे। जी जी तो उसको -5 के मुताबिक फिर निकालेंगे टाइम। नहीं, आपका एक तो ऑडियो का टाइम पीरियड आ जाएगा जी और दूसरा टाइम पीरियड जो है वो तो 200 माइक्रो सेकंड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा कैरियर वेव का 20 माइक्रो जी सेकंड। अच्छा, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो इन्होंने गिवन है कि नहीं? गिवन नहीं है। तो हमारे पास जो आई थिंक एम्पलीट्यूड आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि तो आपका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह आएगा कि
वेट मैं गलत हो गया। ये जो होगा ना, ये इस तरह होगा कि आपका इस तरह आएगा। ओके, हमारे पास जो कैरियर वेव है उसका, जी जो हमारे पास कैरियर वेव उसका जो वो है फ्रीक्वेंसी है या जो टाइम पीरियड है, दैट इज 20 माइक्रोसेकंड। जी, तो हम 20 के बाद लेंगे। तो ये इस तरह आपने 20 लेकिन ये रखना है। एम्पलीट्यूड कैसे पता सर? ये कैरियर वेव का, ये हमारे पास कैरियर वेव है, तो ये 20 जी आपने रखना है। और जो हमारे पास जी ये था ना, ये आपने ऑडियो के अकॉर्डिंगली रखना है। ऑडियो का फ्रीक्वेंसी 200 था, तो 200 के अकॉर्डिंगली आपने रखना है। नहीं, लेकिन एम्पलीट्यूड हम ऊपर नीचे कैसे कर रहे हैं? अच्छा, एम्पलीट्यूड जो है ये उन्होंने वैल्यू दी नहीं है, तो आपने बस रैंडमली इस तरह वैल्यू देना है। तो ये हमें कैसे पता कि कहाँ पे हमें नीचे करना है? जैसे ये एक ही सेंटर में जगह ये से इतना आपने बस नीचे वो है। करना है, वो जस्ट फ्लो देखेंगे कि आपका ग्राफ सीक्वेंस पे सही जा रही है या गलत। वो आप इस तरह नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे दें, यहाँ पे दे दें, यहाँ पे दे दें। बस आपने एक फ्लो बस बनाना ठीक है, ठीक। है। अच्छा, आप समझ आ गया ना ये दोनों फ्रीक्वेंसी का यूज कहाँ पे होगा? जी ठीक। अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, जो अब यहाँ पे देखो, द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम एरियल इज शोन इन फिगर। तो ये आपको सिग्नल उन्होंने दिए हैं, सही है। तो कैरियर जी वेव का फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ आ गया। यहाँ पे देखो, और दूसरे का फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ आ गया। स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। कौन सा मॉड्यूलेशन है? फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ रहा है? ये भी AM है। नहीं, AM है, क्योंकि एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में एम्पलीट्यूड कोई में चेंज है। नहीं आ रहा। जी अच्छा, फिगर यूज फिगर 11.1 टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। तो कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है? ये 10 है। 10 माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड। तो दैट इज इक्वल टू 100 किलो हर्ट्ज। आपने 10 की पावर -6 नहीं करना डायरेक्टली, 1 डिवाइड बाय 10 टाइम 10 की पावर -6 करना। अच्छा, द इंफॉर्मेशन सिग्नल उसका जो फ्रीक्वेंसी वो कितना आ रहा है? जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहां लेंगे, या एंड तक तो 200 ना होना। यहाँ पे देख लो, ये कर्व आपका इस तरह जा रहा है इंफॉर्मेशन का, जी यहाँ के बाद दोबारा रिपीटिशन हो रहा है। तो कितना फ्रीक्वेंसी है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद दोबारा रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देख लो 100 है। जी 100 है, 100 क्योंकि तक इसके बाद दोबारा वही है, रिपीट हो रहा है सेम, रिपीट हो रहा है। ठीक। तो 100 हो जाएगा। अच्छा, ऑन द एक्सिस ऑफ फिगर 10.1 ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मींस कि बैंडविड्थ हो, सब कुछ साइन बैंड हो, द वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल वोल्टेज द। तो आपने क्या करना है, बैंडविड्थ कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है उसको आपने मिड में रखना है। उसके बाद आपने FC माइनस FA करना है। FA आपके पास आ गया ऑडियो फ्रीक्वेंसी वो 10 है, जी। तो एक +10 हो जाएगा, एक -10 हो जाएगा। डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। 100 - 90। दैट इज इक्वल टू 20। हाँ ठीक है। अच्छा, द डिस्क्राइब व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। So frequency modulation is actually the frequency of the carrier wave varies with displacement.
इज नोन एज, ये फ्रीक्वेंसी जब Frequency. डिस्प्लेसमेंट के साथ आपका फ्रीक्वेंसी में Change होती है. वेरिएशन आएंगे, उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. Frequency modulation जी. is the frequency of the carrier wave varies with the displacement of the informational signal. Okay. So a sinusoidal ये last है, उसके बाद end up कर लेते हैं. A sinusoidal carrier wave has frequency 500 kilohertz and amplitude 6.0 volt. It is to be frequency modulated by a sinusoidal wave of frequency 8 kilohertz and amplitude 1.1 volt. The frequency deviation of the carrier wave is 20 kilohertz per volt. Describe for the carrier wave the variation, if any, of the amplitude. तो amplitude कितना आएगा? Frequency deviation भी आपको ज्ञान है, तो amplitude सेम ही रहेगा. 5 ही रहेगा जी, जिस तरह फ्रीक्वेंसी सेम था ना, AM में जिस तरह फ्रीक्वेंसी सेम था, तो FM में एम्पलीट्यूड सेम रहेगा. और किसका आपने लेना, कैरियर वेव का, तो क्या होगा? 5 वोल्ट. 5 वोल्ट कहाँ पे? नहीं 6. ये मैं किसी और क्वेश्चन पे हूँ. 6 वोल्ट होगा, देख लो. हाँ ठीक है, 6 वोल्ट. अच्छा, नेक्स्ट द फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, क्योंकि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है. ओके, तो वेरिएशन आपको, डेविएशन आपको दी है. द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज गिवन टू यू. साइनोसॉइडल वेव का फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 8 किलोहर्ट्ज. 20 है तो 520 हो जाएगी. 20 टाइम्स आपने 1.5 वोल्ट किए. नहीं 500 था फ्रीक्वेंसी शुरू में, और डेविएशन 20 है. 500 प्लस 20. नहीं, फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपको गिवन है, सही है. तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने फाइंड करना है, तो 20 टाइम्स 1.5 वोल्ट होगा, क्योंकि वो डेविएशन इज गिवन टू यू. ये आप इससे भी फाइंड कर सकते हो, 20 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट. तो इसको वोल्ट से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. सही है, 30 आ जाएगा. किलोहर्ट्ज पर वोल्ट. तो दैट इज इक्वल टू 30. ओके, 30 किलो. अच्छा, स्टेट 2 रीजन व्हाई द कॉस्ट ऑफ FM broadcasting to a particular area is greater than that of AM broadcasting. क्योंकि FM में इतना नॉइज वगैरह नहीं होता. नहीं, वो तो एडवांटेज हो गया. तो हमें ज्यादा बैंडविड्थ की वायर्स चाहिए होती हैं, वो महंगी होंगी. हाँ, FM के लिए. और इसमें हमने एक दूसरी बात भी वो डिस्कस किया था, अभी मुझे भी याद आ गया. FM का बैंडविड्थ ज्यादा होता है AM से. जी, तो बड़ी होगी. और तो जब रोड जितना खुला होता है तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, रोड जब जितना कम वेट होगा उसका कॉस्ट ज्यादा होगा. इसका कॉस्ट ज्यादा होगा. बाहर आप प्रैक्टिकली देख लो, जो रोड होता है इसका कॉस्ट ज्यादा होगा या इसका जो खुला होगा उसका ज्यादा कॉस्ट होगा. और ये FM का होता है और AM का ये होता है, तो FM का कॉस्ट ज्यादा होगा, तो इसमें एक ये फैक्टर भी आ गया. सही है. दूसरा फैक्टर कौन सा? नॉइस का आपने कहा है. नॉइस का तो ये नॉइस का ही होगा. सही है. तो FM का एक तो बैंडविड्थ हो गया, बैंडविड्थ ज्यादा होता है. सही है. और इसी वजह से FM का जो एक्यूरेसी भी FM का ज्यादा होता है. सही है. FM का बैंडविड्थ ज्यादा होता है, एक्यूरेसी भी ज्यादा होता है. और दूसरी बात यह है कि बैंडविड्थ जब ज्यादा हो गया तो इट मींस के रेंज कम हो गया. क्योंकि टाइम पीरियड कम हो गया. तो ज्यादा आपको वो
स्टेशन, रेडियो स्टेशन रिक्वायर्ड होंगे। नहीं, ज़्यादा रेडियो स्टेशन, इसका वो भी होता है ना, ट्रांसमीटर और रिसीवर भी कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी हमने पढ़ा जी, है। जी, ये नहीं होगा, ट्रांसमीटर और रिसीवर इसका कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसका कॉस्ट भी तो ज़्यादा उसके लिए भी ज़्यादा महँगा होगा। जी, जी, कॉस्ट उसका ज़्यादा होता है। क्योंकि जी, जितना एक काम जितना कॉम्प्लेक्स होता है, वो ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता, और जिनको समझ आता है, तो वो उनकी उनकी जो प्राइस होती है, वो ज़्यादा होती है। जिस तरह आजकल मास्क का प्राइस ज़्यादा हो रहा है। जी, वो पहले इतना नहीं था, लेकिन आजकल वो में न्यूज़ में रह गया कि उसका मास्क बहुत ज़्यादा, वो उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा हो गया ना। तो जी। डिमांड पे डिपेंड करता है। हाँ, डिमांड ज़्यादा हो जाए, तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाता है। डिमांड कम जी, हो, तो प्राइस इतना नहीं होता फिर। ऐसे ही कम। तो जी, जिस तरह एफएमए भी है, कॉम्प्लेक्स है, किसी को इतना ईज़िली समझ नहीं आता, तो थोड़े लोगों को समझ आता है। तो डिमांड ज़्यादा है, लोग कम हैं, तो उनके प्राइस भी तो ज़्यादा होते हैं। अब अगर आप देख लो, जी, तो सारे डॉक्टर्स का रेस लगा हुआ है चाइना में, कि किसी न किसी तरह से वैक्सीन तैयार कर लें कोरोना वायरस के लिए। जी, उनका रेस क्यों लगा हुआ है? इसलिए क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा, और जिसने भी इन्वेंट कर लिया कोरोना वायरस को, तो वो उसको सारा क्रेडिट मिल जाएगा, पैसे सारे इसमें मिल जाएंगे। सारे पैसे मिल जाएँ। तो वो दिन-रात लगे हुए हैं, डॉक्टर का रेस लगे हुए हैं, और कोरोना जी, वायरस को डिवाइड अप कर रहे हैं। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।